हेलो डियर स्टूडेंट, आज 2012 का क्वेश्चन सॉल्व होगा। इसका पार्ट 1 ऑलरेडी यूट्यूब मेरा चैनल सुजीत एकेडमी में है। आज हम लोग पार्ट 2 सॉल्व करेंगे। अभी ये क्वेश्चन नंबर 2 था जो लास्ट क्लास में हम लोग नहीं किए थे। चलो, क्वेश्चन क्या पूछा क्या है? ए बॉल फॉल्स वर्टिकली डाउनवर्ड एंड बाउंस ऑफ हॉरिजॉन्टल फ्लोर। तो हम लोग पहले क्वेश्चन जो दिया है उसको पहले इसका डायग्राम ड्रॉ करते हैं। पहला स्टेप क्या था? डायग्राम ड्रॉ करना और डाटा कलेक्ट करना। ए बॉल फॉल्स वर्टिकली डाउनवर्ड, बस इतना पढ़ो, डायग्राम ड्रॉ करो। एंड बाउंसेस ऑफ हॉरिजॉन्टल फ्लोर, तो ये हिट किया, उसके बाद बाउंस बैक करेगा। मान लो ये बॉल है, बाउंस बैक करेगा तो वेलोसिटी ऊपर होगा। द स्पीड ऑफ द बॉल जस्ट बिफोर रीचिंग द फ्लोर u1 is equal to the speed just after having contact with the floor u2. Speed of the ball just before reaching the floor, तो जब ये बॉल इधर आएगा तब उसका वेलोसिटी u1 होगा, is equal to the speed just after having contact with the floor u2। इसका मतलब ये जो अगर मैं u2 लिखूँ तो दोनों क्या होगा? u1 इक्वल टू u2 होगा। The corresponding magnitude of accelerations are denoted respectively a1 और इसमें a2। The air resistance during motion is proportional to speed। एयर रेजिस्टेंस एक फोर्स है, ये क्या है? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वेलोसिटी। अभी मूवमेंट जिस डायरेक्शन में होगा ऑपोजिट क्या होगा? रेजिस्टिव फोर्स होगा। इज नॉट नेग्लिजिबल, अभी इसको नेग्लेक्ट नहीं किया। जी इज एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, ये इसको नेग्लेक्ट नहीं किया। ये a1 और a2 से भी पता चल जाता है। मतलब बॉडी जब ऊपर से नीचे आएगा उसका एक्सेलरेशन और बॉडी जब नीचे से ऊपर जाएगा दोनों का एक्सेलरेशन डिफरेंट है। तो हम लोग जब बॉडी जब नीचे आ रहा था ना तब रेजिस्टिव फोर्स ऊपर है, क्योंकि बॉडी का वेलोसिटी नीचे है, रेजिस्टिव फोर्स ऊपर है। और नीचे क्या लग रहा है? जी भी लग रहा है। तो हम लोग क्या लिख सकते हैं? अगर मैं इसका अगर डायग्राम लिखूँ, पहले जो पोर्शन है उसका अगर डायग्राम लिखूँ, ऊपर है रेजिस्टिव फोर्स, नीचे क्या है? mg है। तो हम लोग एक्सेलरेशन a1 को क्या लिखूँ? Fr माइनस mg डिवाइडेड बाई m। जब पार्टिकल ऊपर जाएगा तब रेजिस्टिव फोर्स कहाँ लगेगा? नीचे लगेगा। तो केस 2 में पार्टिकल ऊपर जा रहा है तो एक्सेलरेशन इधर होगा a2। अभी इसमें पार्टिकल नीचे आ रहा था इसलिए एक्सेलरेशन a1 था। और इसमें रेजिस्टिव फोर्स क्या होगा? रेजिस्टिव फोर्स, पार्टिकल का वेलोसिटी ऊपर है तो रेजिस्टिव फोर्स नीचे, mg भी नीचे, तो a2 का वैल्यू क्या होगा? Fr प्लस mg डिवाइडेड बाई मास। ओके, अभी दो एक्सेलरेशन देखो, a1 Fr माइनस mg बाई m और इसका Fr प्लस mg बाई m। तो दो इक्वेशन देख के इजीली हम लोग कह सकते हैं a2 ज़्यादा है a1 से। तो a2 ज़्यादा है a1 से, ऑप्शन ए करेक्ट है। ओके, तो चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। अभी ये जो नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट हो रहा है 66 के पेपर में, मतलब इस क्वेश्चन का मार्क्स होता है 2, इसलिए थोड़ा लेंदी होगा। ये क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन था, थोड़ा लेंदी कैलकुलेशन होगा, हम लोग धीरे धीरे करेंगे। देखो क्वेश्चन क्या दिया है? इन द सर्किट शोन n आइडेंटिकल रजिस्टर्स आर कनेक्टेड इन पैरेलल। ये डायग्राम दिया है, पैरेलल कनेक्टेड हुआ n greater than 1 and the combination is connected in series to another resistor। तो और एक पोर्शन है जिसमें हम लोग सीरीज में कनेक्ट किया R रेजिस्टेंस को। In the adjoint circuit in n resistors of resistance R are all connected in series along with RO। The batteries in both circuit are identical। net power dissipated in the, इसमें इम्पोर्टेंट है कहाँ पावर डिसिपेटेड पूछा है। जितना भी n रेजिस्टर्स है उसका टोटल पावर डिसिपेटेड पूछा है। तो हम लोग पहले केस में हम लोग पावर डिसिपेटेड फाइंड करेंगे। तो केस 1 और इधर केस 2।
तो केस 1 में ये जो पोर्शन है, ये जो पोर्शन, इसका आर इक्विवेलेंट कितना होगा, ये पैरेलल में हो तो आर बाई एन होगा। ओके, अगर दो रेजिस्टेंस पैरेलल में है तो आर बाई टू होता है, एन नंबर ऑफ रेजिस्टेंस अगर पैरेलल में है तो आर बाई एन होगा। सेकेंड केस में सीरीज में है तो आर इक्विवेलेंट क्या होगा, एन आर। ओके, तो फर्स्ट केस में, केस नंबर 1 में टोटल रेजिस्टेंस कितना है, आर नॉट प्लस आर बाई एन। सेकेंड केस में आर टोटल कितना है, आर नॉट प्लस एन आर। तो अभी ये फर्स्ट जो केस है इसमें करंट क्या होगा, आई इक्वल टू वोल्टेज है ई डिवाइडेड बाई ये रेजिस्टेंस, इसका वैल्यू एन आर नॉट प्लस आर डिवाइडेड बाई एन, एन आर नॉट प्लस आर डिवाइडेड बाई एन, करंट आ गया। तो हमें अगर पावर डिसिपेटेड फाइंड करना है एन रेजिस्टर में तो उसका फॉर्मूला क्या होगा, आई स्क्वायर इंटू आर। अभी जो आर है वो क्या है, एन नंबर ऑफ रेजिस्टेंस में पूछा है, तो हम लोग इसमें रेजिस्टेंस क्या लिखेंगे, आर बाई एन लिखेंगे। अभी आई का वैल्यू कितना है, इसको सिंप्लीफाई करो तो क्या होगा, इसको सिंप्लीफाई करो तो एन ई डिवाइडेड बाई एन आर नॉट प्लस आर, तो वही वैल्यू इसमें पुट कर दो, एन ई डिवाइडेड बाई एन आर नॉट प्लस आर होल स्क्वायर इंटू आर बाई एन। तो इसको और भी थोड़ा सिंप्लीफाई कर सकते हो, एन स्क्वायर ई स्क्वायर आर डिवाइडेड बाई एन आर नॉट प्लस आर होल स्क्वायर इंटू एन, एन एन कटेगा। तो फर्स्ट केस में जो पावर डिसिपेटेड हुआ है, फर्स्ट केस में जो पावर डिसिपेटेड हुआ है उसका वैल्यू कितना है, एन ए स्क्वायर आर डिवाइडेड बाई एन आर नॉट प्लस आर होल स्क्वायर। ओके, आपको थोड़ा पेशेंस रखना है और इसका कैलकुलेशन धीरे धीरे करना है, तो 100% इसका क्वेश्चन का जो सॉल्यूशन है वो मैच करेगा। एग्ज़ाम में ये सब क्वेश्चन में थोड़ा टाइम दो, 2-3 मिनट जितना हो टाइम दो। अभी नेक्स्ट पार्ट में क्या है, ये थोड़ा इजी है, इसमें करंट डायरेक्ट आ जाएगा, ई बाई टोटल रेजिस्टेंस आर नॉट प्लस एन आर। अभी इसमें भी पावर फाइंड करना है, पावर का फॉर्मूला क्या होता है, आई स्क्वायर इंटू आर। अभी आर इसमें क्या लिखूँ, एन आर लिखूँ, क्योंकि एन नंबर ऑफ रेजिस्टेंस और वो सीरीज में है। तो आई का वैल्यू ई बाई आर नॉट प्लस एन आर होल स्क्वायर, और ये एन इंटू आर। तो सेकेंड केस में P2 का वैल्यू कितना आ रहा है, सेकेंड केस में एन ए स्क्वायर आर डिवाइडेड बाई आर नॉट प्लस एन आर होल स्क्वायर आ रहा है। ये P1 और ये P2। तो क्वेश्चन में ये चीज़ दिया है, बैटरी सिस्टम बोथ सर्किट आर आइडेंटिकल, नेट पावर डिसिपेटेड इन एनी रजिस्टर इन बोथ सर्किट इज सेम। ये डाटा था क्वेश्चन में, ये डाटा क्लिक करना है, इससे क्या होगा, P1 इक्वल टू P2। तो P1 और P2 इक्वल है तो ऊपर वाला जो टर्म है वो कट जाएगा। तो मैं क्या लिख सकता हूँ, एन आर नॉट प्लस आर होल स्क्वायर इक्वल टू आर नॉट प्लस एन आर होल स्क्वायर। ऊपर क्या था, एन ए स्क्वायर आर, इधर भी एन ए स्क्वायर आर। अभी ये टर्म काटा तो आर नॉट प्लस एन आर, ये होल स्क्वायर था, होल स्क्वायर को हम लोग बोथ साइड रूट लेके कर सकते हो। तो आर नॉट प्लस एन आर इक्वल टू एन आर नॉट प्लस आर। तो इससे अगर मैं कॉमन ले लूँ तो आर इक्वल टू क्या हो जाएगा, एन माइनस वन। सेकेंड केस में भी देखो, आर नॉट अगर कॉमन लूँ तो क्या होगा, एन माइनस वन, ये काटा तो आर इक्वल टू आर नॉट। क्वेश्चन में क्या पूछा था, रेशियो पूछा था आर नॉट बाई आर, तो आर नॉट बाई आर का रेशियो कितना होगा, 1 होगा इससे। तो ऑप्शन ए करेक्ट है, नोट कर लो।
क्वेश्चन नंबर 67। क्वेश्चन नंबर 67 ने क्या दिया, ए फायर क्रैकर इन थ्रोन विथ ए वेलोसिटी। हम लोग बचपन में कोई भी बूम ऐसे फेंकते थे, तो वही एक फायर क्रैकर है जो एक बूम टाइप का कुछ को फेंका, कितना वेलोसिटी से, 30 मीटर पर सेकेंड, which makes an angle 75 डिग्री with the vertical। क्वेश्चन पूरा मत, कभी भी क्वेश्चन पूरा मत पढ़ो, धीरे धीरे पढ़ो और उसका डायग्राम ड्रा करो। ये कितना है, 75 डिग्री, तो हॉरिजेंटल से 15 डिग्री। उसके बाद क्या लिखा है, विद द वर्टिकल एक्सिस एट सम पॉइंट ऑन इट्स ट्रेजेक्टरी। इसका जो ट्रेजेक्टरी होगा, मान लो इसका ट्रेजेक्टरी ऐसा कुछ है, तो अभी कोई भी एक पॉइंट में ये बॉम्ब ब्लास्ट हो जाएगा या फायर क्रैकर ब्लास्ट हो जाएगा। फायर क्रैकर स्प्लिट इनटू 2 आइडेंटिकल पीसेस इन सच वे दैट वन पीसेस फॉल 27। अभी 27 मीटर जो दिया है वो मीटर होगा, वो कौन सी डायरेक्शन में गया ये नहीं बोला। ये इधर से एक फायर क्रैकर मान लो इस पोजीशन से 27 मीटर आगे भी हो सकता है। इसको हम लोग क्या लिखते हैं, ओरिजिन लिखते हैं 0,0, और ये 27 मीटर पीछे भी हो सकता है। ओके, तो ये जो लेंथ है इसमें पहला 1 इधर भी हो सकता है और इधर भी हो सकता है। नेक्स्ट क्या पूछा, फ्रॉम द शूटिंग पॉइंट, इस शूटिंग पॉइंट से 27 सेंटीमीटर राइट हैंड भी हो सकता है, लेफ्ट हैंड भी हो सकता है। एज्यूमिंग दैट ऑल ट्रैजेक्टरीज आर कंटेंट इन द सेम प्लेन, एक ही प्लेन में, हाउ फार विल बी द अदर पीसेस। ये अगर 1 है तो नंबर 2 पार्टिकल कहाँ होगा, अगर 1 पार्टिकल इधर गिरेगा 27 मीटर में, तो जो सेकेंड पार्टिकल है वो बहुत दूर गिरेगा इधर कुछ, और अगर 27 मीटर अगर इधर गिरे तो इधर ऐसे हो सकता है, मान लो इसको 1 दिया, ये है 1 डैश, तो इस 1 डैश के लिए ये हो जाएगा 2 डैश और ये हो जाएगा 2। तो अभी क्वेश्चन कंप्लीट हुआ, क्वेश्चन पढ़ना कंप्लीट हुआ। अभी हम लोग ऑप्शन देखेंगे तो ऑप्शन में भी 2 ऑप्शन है, इसका मतलब इधर से भी एक वैल्यू मिलेगा और एक वैल्यू भी मिल सकता है। तो पहले हम लोग क्या करेंगे, हम लोग रेंज फाइंड करेंगे। क्यों, क्योंकि रेंज होता है सेंटर ऑफ मास का ट्रैजेक्टरी। ये जो पार्टिकल फेंका उस पार्टिकल का ये ट्रैजेक्टरी, इसका किसका ट्रैजेक्टरी है, ये सेंटर ऑफ मास का ट्रैजेक्टरी है। तो पहले हम लोग क्या फाइंड करेंगे, रेंज। रेंज बोले तो ये पार्टिकल का पाथ का जो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस। तो अभी देखो इसका जो सेंटर ऑफ मास का जो रेंज होगा, इस रेंज का वैल्यू कितना होगा, R इक्वल टू वी नो दैट u² sin 2 थीटा डिवाइडेड बाई g। u का वैल्यू कितना है 30, तो ये 900 होगा। sin 2 थीटा कितना होगा 1/2 होगा, क्योंकि थीटा 15 डिग्री, 2 थीटा 30 डिग्री, sin 2 थीटा 1/2 डिवाइडेड बाई 10। तो ये कैलकुलेट करेंगे, 10 कटेगा 45 मीटर होगा। तो 45 है रेंज, मतलब सेंटर ऑफ मास का जो पोजीशन है, ऑरिजिन से सेंटर ऑफ मास कहाँ गया, इधर गया, सेंटर ऑफ मास कहाँ गया, इधर गया। तो वी नो दैट एक सेंटर ऑफ मास, अभी एक सेंटर ऑफ मास को हम लोग लिख सकते हैं m1 x1 प्लस m2 x2 डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2। अभी एक सेंटर ऑफ मास का वैल्यू कितना आया 45, जो ट्रैजेक्टरी का रेंज था फाइनली। m1 m x1 को अगर मैं पॉजिटिव 27 लूँ तो इसको m लेना पड़ेगा और इसका वैल्यू मुझे पता नहीं है, तो x डाल दो, ये नीचे 2m हो जाएगा। तो m कटा, तो 90 इक्वल टू 27 प्लस x, तो x का वैल्यू कितना आया 63 मीटर। तो 63 मीटर ऑप्शन ए में भी है, डी में भी है। ओके, तो हमें और भी कैलकुलेशन करना है। अभी 27 मीटर अगर ये आगे लिया तो पॉजिटिव लिया था, पीछे लेंगे तो नेगेटिव लेंगे। तो सेकेंड केस में 45, वो जो सेंटर ऑफ मास का फॉर्मूला है, माइनस m इंटू 27 प्लस m इंटू एक्स डिवाइडेड बाई m प्लस m। इसे कैलकुलेट करेंगे तो x का वैल्यू कितना आएगा 90
प्लस 27, 90 प्लस 27 कितना होगा 117 मीटर। तो 117 मीटर ऑप्शन डी में है, तो ऑप्शन डी करेक्ट है। सही है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, इससे पहले नोट कर लो। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 68, ए ब्लॉक ऑफ मास एम इज स्लाइडिंग डाउन एन इंक्लाइन प्लेन। क्वेश्चन में डायग्राम दिया है, एम मास से वो स्लाइड कर रहा है विथ ए कांस्टेंट स्पीड। हाँ, अभी क्वेश्चन नंबर 68, ए ब्लॉक ऑफ मास एम इज स्लाइडिंग डाउन एन इंक्लाइन प्लेन विथ ए कांस्टेंट स्पीड। ये कांस्टेंट स्पीड से भी नीचे आ रहा है। एट ए सर्टेन इंस्टेंट टी नॉट इट्स हाइट अबव द ग्राउंड इज h, तो ये टी नॉट टाइम में था। द कोएफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन बिटवीन द ब्लॉक एंड द प्लेन इज म्यू। इफ द ब्लॉक रीचेज द ग्राउंड एट ए लेटर इंस्टेंट tg, तो इसमें जब पहुंचा तो इसका टाइम क्या था tg। देन द एनर्जी डिसिपेटेड बाय द फ्रिक्शन इंटरवल tg माइनस टी नॉट, इस टाइम में फ्रिक्शनल एनर्जी कितना लॉस हुआ, फ्रिक्शन की वजह से एनर्जी कितना लॉस हुआ। तो अभी क्वेश्चन में ये जो लिखा है कांस्टेंट स्पीड, इसका मतलब क्या है, यही क्वेश्चन का मेन पार्ट था। कांस्टेंट स्पीड क्यों, कांस्टेंट स्पीड मत बोले तो इसमें जो v है इधर भी v वेलोसिटी है, सेम स्पीड है। तो सेम स्पीड होगा तो चेंज ऑफ काइनेटिक एनर्जी क्या होगा, चेंज ऑफ काइनेटिक एनर्जी होता है काइनेटिक एनर्जी फाइनल माइनस काइनेटिक एनर्जी इनिशियल। तो दोनों का वेलोसिटी अगर सेम है तो चेंज ऑफ काइनेटिक एनर्जी भी जीरो होगा। तो अभी वी नो दैट वर्क डन टोटल इक्वल टू चेंज ऑफ काइनेटिक एनर्जी। अभी वर्क डन टोटल में कौन कौन है, वर्क डन बाय द ग्रेविटी प्लस वर्क डन बाय द फ्रिक्शन इक्वल टू जीरो। तो वर्क डन बाय द फ्रिक्शन क्या होगा माइनस ऑफ WG। वर्क डन बाय द ग्रेविटी क्या होता है टोटल डिस्प्लेसमेंट हाइट, ये क्या है डिस्प्लेसमेंट, तो h लेंगे तो इसको हम लोग लिखेंगे माइनस mgh। तो mgh जो एनर्जी है वही लॉस हुआ फ्रिक्शन की वजह से, इसलिए साइन भी नेगेटिव आया, नेगेटिव बोले तो लॉस हुआ। तो क्वेश्चन में लॉस तो लिख दिया तो mgh होगा। तो ऑप्शन ए करेक्ट करने का चांस ज़्यादा होता है क्योंकि हम लोग म्यू mgh ऐसे ही रट लेते हैं फ्रिक्शनल एनर्जी लॉस, बट इस केस में mgh होगा, ऑप्शन सी करेक्ट है। नोट कर लो क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 69, ए सर्कुलर लूप ऑफ वायर इज इन द सेम प्लेन एज इन इनफाइनाइट लॉन्ग वायर। अभी ये 11 का टॉपिक नहीं है, ये 12 का टॉपिक है। जिसका 12 का टॉपिक नहीं हुआ था वो इसको देख सकते हैं, थोड़ा इजी है 12 के रेस्पेक्टिवली। अगर आप अगर 11 में हो तो ये क्वेश्चन आपके लिए टफ होगा, तो फिर भी हम लोग इसको स्टेप बाय स्टेप एक्सप्लेन करेंगे विथ प्रॉपर डायग्राम। चलो, ए सर्कुलर लूप ऑफ वायर इन द सेम प्लेन इनफाइनाइटली लॉन्ग एट ए कांस्टेंट करंट I। तो I क्या है कांस्टेंट है। 4 ये इंपॉर्टेंट है कांस्टेंट टर्म। फॉर पॉसिबल मोशंस ऑफ द लूप आर मार्केड बाय द नॉर्थ ईस्ट वेस्ट साउथ shown in the figure। the clockwise current is induced in the loop when loop is pulled towards। I कांस्टेंट है, इसमें लूप है। अभी इस स्ट्रेट वायर में अगर करंट फ्लो होता है, इस स्ट्रेट वायर में अगर कांस्टेंट करंट फ्लो होता है तो कोई भी पोजीशन में, मान लो ये पोजीशन R, इस R पोजीशन में जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होता है उसका वैल्यू होता है म्यू नॉट I बाई 2 पाई R। तो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हुआ। अभी ये मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन ऐसा होगा, तो ये थंब है तो ऊपर है, तो ये 4 फिंगर है, तो ऐसे जाएगा तो इसमें क्या होगा डाउनवर्ड मैग्नेटिक फील्ड होगा। इस लूप के अंदर डाउनवर्ड मैग्नेटिक फील्ड है। तो अभी अगर इस लूप को अगर मैं लेफ्ट ले आऊँ, लेफ्ट बोले तो वेस्ट ले आऊँ, तो मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा इंक्रीज होगा, क्योंकि R डिक्रीज हो रहा है। R डिक्रीजेस कब होगा जब वेस्ट में मूव करेंगे, वेस्ट में मूव करेंगे तो R डिक्रीज होगा, मैग्नेटिक फील्ड इंक्रीज होगा।
तो मैग्नेटिक फील्ड अगर इंक्रीज होगा तो अकॉर्डिंग टू लेंज लॉ, एक लेंज लॉ है 12 में, तो ये अगर मैं इधर ऐसे 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 लेके आऊँ तो इसमें क्या होगा, ये ऑपोज करेगा, ये बोलेगा मैं नहीं जाऊँगा, ये बोलेगा मैं नहीं जाऊँगा। तो मैग्नेटिक फील्ड इंक्रीज हो रहा है तो ये मैग्नेटिक फील्ड को डिक्रीज करने का ट्राई करेगा। मैग्नेटिक फील्ड डाउनवर्ड था तो इसमें ऐसा करंट फ्लो होगा सो दैट मैग्नेटिक फील्ड अपवर्ड हो। तो मैग्नेटिक फील्ड अपवर्ड के लिए हम लोग क्या करते हैं, ये मैग्नेटिक फील्ड अपवर्ड, तो ये एंटी क्लॉकवाइज, तो करंट अगर ऐसे फ्लो होगा तो इसमें क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड अपवर्ड होगा। बट क्वेश्चन में ये जो करंट फ्लो है ये कौन सा है, इस करंट फ्लो का डायरेक्शन है एंटी क्लॉकवाइज, बट क्वेश्चन में दिया है क्या, क्लॉकवाइज, इसलिए वेस्ट में मूव नहीं करेगा। ऑप्शन सी गलत है। साउथ और नॉर्थ में नहीं होगा क्योंकि साउथ और नॉर्थ में ये अगर मूवमेंट करेगा तो मैग्नेटिक फील्ड कांस्टेंट होता है। मैग्नेटिक फील्ड अगर कांस्टेंट है तब करंट फ्लो नहीं होगा क्योंकि 12 में अकॉर्डिंग टू फैराडे एंड लेंज लॉ -d∅dt होता है, फ्लक्स चेंज नहीं होगा। अभी फ्लक्स बोले तो मैग्नेटिक फील्ड इनटू एरिया, भी चेंज नहीं होगा तो ईएमएफ भी प्रोड्यूस नहीं होगा। ओके, तो इसलिए इसमें करंट फ्लो नहीं होगा साउथ एंड नॉर्थ में, साउथ में भी नहीं होगा, नॉर्थ में भी नहीं होगा। अगर ये बॉडी अगर मूवमेंट फॉरवर्ड होगा, मान लो ये ईस्ट में मूव कर रहा है, तो ईस्ट में मूव करेगा तो रेडियस क्या होगा, ये जो डिस्टेंस है, रेडियस नहीं है, ये जो डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस क्या होगा, इंक्रीज होगा। डिस्टेंस अगर इंक्रीज होगा तो मैग्नेटिक फील्ड डिक्रीज होगा। मैग्नेटिक फील्ड अगर डिक्रीज होगा तब ये लूप में ऐसा करंट फ्लो होगा, ये डिक्रीज हो रहा है ना, तो इसको इंक्रीज करने में ट्राई करेगा और इंक्रीज हो जा, तो ये ऑलरेडी डाउनवर्ड था, तो इसको अगर डिक्रीज करना है तो मैग्नेटिक फील्ड डाउनवर्ड ही होगा सो दैट ये डिक्रीज ना हो, कांस्टेंट रहे। ये डिक्रीज हो रहा था, इसको उसी डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड देगा तब जाके इंक्रीज होगा। मान ले 5 से डिक्रीज होके 2 आया तो उसको 2 से 5 में लाना है क्योंकि नेचर ऑपोज टू चेंज। तो हम लोग इसमें क्या करेंगे, मैग्नेटिक फील्ड डाउनवर्ड ही लिखेंगे। मैग्नेटिक फील्ड डाउनवर्ड करना है तो ये डाउनवर्ड है, तो मैग्नेटिक फील्ड डाउनवर्ड है, तो मेरा उंगली क्या है, क्लॉकवाइज है, तो इसलिए क्लॉकवाइज इसका करंट फ्लो होगा। हाँ, मैं ये जब ऐसे क्लॉकवाइज डाउन फ्लो होगा तो क्लॉकवाइज कब होगा, जब ये वेस्ट में जाएगा। तो क्लॉकवाइज कब होगा, जब ये ईस्ट में जाएगा। तो ऑप्शन बी करेक्ट, इसको नोट कर लो। क्वेश्चन नंबर 70, लास्ट क्वेश्चन। 150 ग्राम of ice is mixed with 100 ग्राम of water at a temperature। तो आइस का मास कितना है, 150 ग्राम है। इसके साथ मान ले इसमें कंटेनर है, इस कंटेनर में क्या है, आइस है, कितना है, 150 ग्राम, और इसके अंदर ही क्या है, वाटर है 100 ग्राम का। अभी वाटर का टेम्परेचर कितना है, 100 डिग्री सेल्सियस। ये डायग्राम ड्रॉ करो, क्वेश्चन पढ़ो और डायग्राम ड्रॉ करो, तब जाके क्वेश्चन सेट होगा, नहीं तो तुम्हें क्वेश्चन को 2-3 बार पढ़ना पड़ेगा, फिर भी डाटा मिस हो सकता है। द लैटेंट हीट ऑफ द आइस, इसका आइस का लैटेंट हीट सबको पता है 80 कैलोरी पर ग्राम, एंड द स्पेसिफिक हीट ऑफ द वाटर, इसका वैल्यू कितना है, 1 कैलोरी पर ग्राम, ये वाटर के लिए है। एज्यूमिंग नो हीट लॉस टू द इन्वायरमेंट, द अमाउंट ऑफ आइस व्हिच डज नॉट मेल्ट, इसका मतलब रिमेनिंग आइस पूछा है, रिमेनिंग आइस पूछा है। अभी बेसिक लॉ है कैलोरीमेट्रिक लॉ, मतलब आइस का जो एनर्जी है वो एनर्जी डिसिपेटेड होगा क्योंकि ये सॉलिड स्टेट में है, तो सॉलिड स्टेट में एनर्जी अगर डिसिपेटेड होगा तो मास इनटू लैटेंट हीट होता है। तो आइस के लिए एनर्जी, आइस इक्वल टू एनर्जी डिसिपेट, इसमें वाटर क्या करेगा, एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा, आइस क्या करेगा, दे देगा। अच्छा, वाटर क्या करेगा, इसमें वाटर एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा, आइस क्या करेगा, एनर्जी को डिसिपेटेड करेगा, दे देगा।
वाटर अगर एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा इसके लिए फॉर्मूला क्या है, एम एस डेल्टा टी, और आइस के लिए फॉर्मूला क्या है, एम इंटू एल। ये मास ऑफ आइस है, ये मास ऑफ वाटर है। इसका वैल्यू कितना है, एम वाटर 100, इसका वैल्यू 1 है। टेम्परेचर 80 डिग्री सेल्सियस से 0 डिग्री सेल्सियस में जाएगा जब तक पूरा आइस मेल्ट ना हो, तो ये 80 है, 80 माइनस 0। और आइस के लिए क्या लिखेंगे पता नहीं है, एम आइस इंटू एल, तो एल का वैल्यू कितना है 80, तो हमें एम ऑफ आइस मिल जाएगा। एम ऑफ आइस मतलब कितना मेल्ट हो गया, तो उसका वैल्यू होगा 100 इंटू 80 डिवाइडेड बाई 80, तो 100 ग्राम मेल्ट हो गया, मेल्ट हो गया। तो रिमेनिंग कितना होगा, इनिशियली था 150, 100 मेल्ट हो गया, तो रिमेनिंग कितना है 50 ग्राम। तो ऑप्शन डी करेक्ट है। ओके, नोट कर लो। अभी देखो 2012 का जो क्वेश्चन पेपर है पूरा सॉल्व हो गया। ये पार्ट 2 है, पार्ट 1 ऑलरेडी था। तो पूरा KVPY का जो जितना भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है हम लोग 11 का सॉल्व कर दिया, वो भी यूट्यूब चैनल में है। ये 12 का है। ऐसे कर करके हम लोग ट्राई करेंगे 7 नवंबर के पहले पूरा लास्ट 10 ईयर का क्वेश्चन हम लोग अपलोड कर देंगे। ओके।